इंस्पेक्टर मनोज और कानून के हत्यारे, ये कवच चित्र है। इंस्पेक्टर मनोज हवलदार वीर बहादुर के साथ अपनी जीप से बैंक लुटेरे लूट कर भाग रहे लुटेरे का पीछा करता है, लेकिन लुटेरों को गोलियों बरसाते देख हवलदार जीप को सड़क की ढलान पर उतार देता है। मौके का लाभ उठाकर लुटेरे भाग निकलते हैं। इंस्पेक्टर मनोज और मशीनी मानव, पिछली आपके पीछे ही डाल रखी है, कौन अब आगे पड़े। इधर पुलिस के जवान आकाश गंगा नामक इमारत के चारों ओर से घेर लेते हैं और इंस्पेक्टर धीरज माइक पर बंता सिंह को चेतावनी दे रहा था। बंता सिंह, अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मासूम बच्चों को आजाद कर दो। लेकिन इंस्पेक्टर धीरज की चेतावनी को बंता सिंह पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। वह 10वीं मंजिल की खिड़की पर झांकते हुए दौड़ा। तुम बेकार में वक्त बर्बाद कर रहे हो इंस्पेक्टर, 2 घंटे की अगर मेरी मांग पूरी न की गई तो मैं इन बच्चों की जिंदगी की कैद से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। मेरे कहे में सिर्फ धमकी मत समझना। बंता सिंह खिड़की से जाकर कुकान नजरों से कतार में बैठे बच्चों को घूर कर देखा, खूनी स्वर में गुर्राया, तुम लोगों की जिंदगी सिर्फ 2 घंटे की मेहमान है हरामजादों। बंता सिंह की धमकी सुनकर बच्चे रोने लगे। तभी एक लड़का साहस कर सहमे हुए अंदाज में बोला, हमारी जान क्यों लेना चाहते हो अंकल? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? खामोश लड़की, अगर ज्यादा चू चपाट की तो पहले तेरा ही काम तमाम कर दूंगा। अगर जीना चाहता है तो कह पुलिस वालों से कि वह सारी मांग पूरी करे। आह चल। उधर ठीक उसी समय मनोज की जीप इंस्पेक्टर मनोज की जीप इमारत के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर मनोज जीप से उतर कर मुख्य इमारत का मुआयना कर रहा था कि इंस्पेक्टर धीरज निकट आकर बोला, कौन हो तुम? इंस्पेक्टर मनोज नाम है मेरा। ओह सर, आप इस वेश में? लेकिन तभी इंस्पेक्टर मनोज धीरज की बात काटता हुआ बोला, बेकार के सवाल करना छोड़ो, मतलब की बात करो। फिर इंस्पेक्टर धीरज 10वीं मंजिल की खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसी कमरे में उस बदमाश बच्चों को कैद कर रखा है। हम इमारत में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि उसने लिफ्ट जाम कर रखी है और सीढ़ियों के लॉक कर रखी है। 10वीं मंजिल का खंड उसने पहले ही खाली कर लिया। ठीक है, तुम यहाँ अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो, मैं उस शैतान की खबर लेता हूँ। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर मनोज आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर धीरज ने इंस्पेक्टर मनोज को सपाट दीवार पर चलते हुए देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ओह! देखते देखते इंस्पेक्टर मनोज 10वीं मंजिल तक कमरे की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने स्थिति का जायजा लिया और द्वार की तरफ बढ़ गया। बसंत सिंह बच्चे पर बरस रहा था। सुना नहीं तूने? तो तुम लोगों ने? चलो उठो और खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाओ। बू! रोना बंद करो वरना भून डालूंगा। नहीं, हमें गोली मत मारिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तभी और इससे पहले बसंत सिंह कुछ समझ पाता, फौलादी बाहों ने उसकी गर्दन को लपेट ली। गुर्र! और अगले ही क्षण ओह! और इंस्पेक्टर मनोज ने बंता सिंह को किसी गुड्डे के समान हवा में उछाल दिया। धनसना! और नीचे खड़ी पुलिस
उधर नीचे खड़े पुलिस जवान बंता सिंह के शरीर को हवा में तैरता नीचे आता देख आश्चर्य रह गए। कुछ क्षणों बाद बंता सिंह उनके सामने जमीन पर मृत पड़ा था। उधर इंस्पेक्टर मनोज 50 बच्चों को साथ लेकर नीचे पहुंचा तो कमिश्नर शमशेर सिंह भी वहां पहुंच चुके थे। बच्चों को सही सलामत देख अपनी भावुकता पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इंस्पेक्टर मनोज, हम किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं सर, मैंने अपना फर्ज निभाया है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ हाँ ज़रूर। और फिर इंस्पेक्टर मनोज अपनी जीप में बैठ कर जाते देख कमिश्नर साहब बरबस बुदबुदा उठे। समझ में नहीं आता यह सपना है या हकीकत। दूसरे दिन में अखबारों में इंस्पेक्टर मनोज द्वारा बच्चों को आतंकवादी कैद से छुड़ाने की खबर प्रथम पृष्ठ पर छपी थी, लेकिन उसके बाद प्राय रोज अखबारों में इंस्पेक्टर मनोज के कारनामे छपने लगे। अपराधी मुक्त तो जैसे सामत आ गई, शरीफ लोग को सुकून मिला। यह क्या, आज तूने सारे जेवर निकाल कर पहन लिए? जानती हो अगर किसी चोर उचक्के की नज़र पड़ गई तो जान की आफत में पड़ जाएगी। आप इतना डरते क्यों हो जी? इंस्पेक्टर मनोज के रहते कोई आफत नहीं आएगी। किसी की मजाल जो जेवरों की तरफ आंख उठाकर देख ले, सरेआम गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कहती तो तुम ठीक हो। काश इंस्पेक्टर मनोज जैसे 2-4 पुलिस ऑफिसर और होते तो पुलिस महकमे की जरूरत ही नहीं रहती। हर एक की जुबान में इंस्पेक्टर मनोज का नाम था। अरे भाई, इस शहर में जैसे राम राज आ गया है, बहुत शांति है। भगवान इंस्पेक्टर मनोज को लंबी उम्र दे। मेरी भी यही दुआ है भाई। इंस्पेक्टर मनोज बदमाशों की खबर लेनी शुरू करी कि अच्छे अच्छे बदमाशों की बदमाशी छोड़ ही दी। हालात यह कि बदमाश बिगी बिल्ली बने मुंह छिपाते फिरते। भाई अफसर तो हो तो इंस्पेक्टर मनोज जैसा। उधर पुलों पर कल उधर पुलों पर कैलाश को रोजाना हजारों की संख्या में प्रशंसा पत्र मिलते। प्रोफेसर साहब, आप इंसान नहीं देवता। इंस्पेक्टर मनोज को नई जिंदगी देकर आपने इस शहर के लाखों वासियों को पाप और अंधेरे से मुक्त कराया है। लेकिन मॉडर्न कंपनी के मालिक अमृतपाल, जब प्रोफेसर कैलाश की सफलता का पता चला तो मन ही मन तिलमिला कर रह गए। वह स्वयं एक दिन प्रोफेसर कैलाश से मिलने उसकी लैब पहुंच गए। अमृतपाल जी, आप हैरान हो रहे हो? जिस अमृतपाल को तुमने अपमानित कर अपनी कंपनी से निकाल दिया, आज तुम्हारे दरवाजे पर क्यों खड़ा आया है? मुझे मालूम था एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है प्रोफेसर, इसलिए हम तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी में नया रोबोट तैयार करो। हम तुम्हें शोहरत दौलत से माला माल कर देंगे। अब बहुत देर हो चुकी है अमृतपाल, मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है। लेकिन हमारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। हमारी इच्छा है कि इंस्पेक्टर मनोज जैसा रोबोट हमारी कंपनी से हो। इस अब इसके कोई चांस नहीं है। चांस है प्रोफेसर। अगर इंस्पेक्टर मनोज का परीक्षण फेल हो जाए तो यह काम नए सिरे से शुरू हो सकता है। हम पैसा लगाएं, जितना कहोगे उतना लगाएंगे। यानी कि आप मुझे दौलत के बल पर खरीदने आए हैं? ऐसा ही समझ लो। हम तुम्हें मुंह मांगा की कीमत देंगे। मुझे सब कुछ मिल चुका है। आप अपनी दौलत अपनी तिजोरी में कैद रखेंगे। एक बार फिर सोच लो। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, रोबोट का फार्मूला ही हमें बेच दो। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना छलक जाए, आप यहाँ से चले जाइए। जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना अमृतपाल, दुश्मनी तुम्हें काफ़ी महंगी साबित होगी। मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। तो फिर आज अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना शुरू कर दो। और धमकी देने के बाद अमृतपाल वहाँ से नहीं रुका। अमृतपाल के जाने के बाद प्रोफेसर क्लास सोच में पड़ गया। अमृतपाल
निहायती मक्कार और जलील आदमी है। वह अपनी हवस पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे रॉबर्ट का फार्मूला कमिश्नर साहब के सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि मुझे कुछ हो भी जाए तो फार्मूला अमृतपाल के हाथों में न पहुंच सके। यह सोच प्रोफेसर कैलाश उठे और कमरे में से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वे अपनी गुप्त सेफ पर जा रहे थे। सेफ खुलते ही प्रोफेसर ने एक फाइल निकालकर सेफ दोबारा बंद कर दी। तभी पीछे 8 सुनवे एडी पर घूम गई। मुझे मालूम था मेरे जाते ही तुम यह गलती करोगे और यह फार्मूला ढूंढने की परेशानी से बच जाऊंगा। लाओ फाइल मुझे दे दो। कभी नहीं, यह फाइल तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आने दूंगा। कहने के साथ ही प्रोफेसर लपक कर दौड़ पड़ा, परंतु वह ज्यादा दूर न जा पाए। गोली लगने पर प्रोफेसर फर्श पर गिर पड़े। हा। अमृतपाल आगे बढ़ा और प्रोफेसर के हाथ से फाइल झपटते हुए गुर्राया, अब तुम चंद घड़ियों के मेहमान हो प्रोफेसर, नीच पाजी। और कहने के साथ ही अमृतपाल जेब से टाइम बम निकाल कर टाइम सेट किया और फिर बम सेफ के ऊपर रखते हुए उपवास उड़ाते अंदाज में बोला, 5 मिनट बाद यह बम फट जाएगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रयोगशाला भी धमाके के साथ उड़ जाएगी। हा। और आटासा लगाता हुआ अमृतपाल वहां से चला गया। अमृतपाल के जाते ही प्रोफेसर पूरी ताकत बटोर कर हाथों के बल से शरीर को खींचते हुए कमरे में रखे फोन की तरफ बढ़ने लगा। फोन के करीब पहुंचते ही प्रोफेसर ने शारीरिक शक्ति के काफी क्षीण हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। किसी तरह डूबती चेतना की संतुलित कर वह टेबल का सहारा लेकर खड़े हो गया में सफल हो गया। उसने रिसीवर उठाकर कमिश्नर का नंबर डायल करने संबंध स्थापित करता ही बोला, कमिश्नर प्रोफेसर कैलाश। और लेकिन प्रोफेसर अपनी पूरी बात बिना कर सके थे कि धड़ाम। ओह, कमिश्नर शमशेर सिंह। धमाके के साथ प्रोफेसर की चीख की आवाज़ सुन बुरी तरह चौंके। प्रोफेसर के साथ जरूर कोई खतरनाक हादसा हुआ, मुझे फौरन ही वहाँ फार्स भेजनी चाहिए। और अगले ही पल वे संबंधित थाने का नंबर डायल करने लगे। पुलिस जब प्रोफेसर की लैब में पहुंची तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। पुलिस को मलबे के ढेर में प्रोफेसर तथा उसके सहयोगी डिसूजा की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कमिश्नर साहब और इंस्पेक्टर मनोज को बुलाकर कहा, इंस्पेक्टर मनोज, प्रोफेसर कैलाश की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है का मामला। उसके पैरों पर गोली बरामद हुई है। सिर्फ यही नहीं, मृत्यु के कुछ क्षण पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। शायद वे कुछ बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं सके। हम प्रोफेसर की हत्यारे और उसकी हत्या के पीछे रहस्य का पता लगाने की जिम्मेवारी तुम्हें सौंपते हैं। यस सर, मैं अपनी अभी हत्यारे की तलाश शुरू कर देता हूँ। लेकिन तुम पता कैसे लगा पाओगे कि हत्यारा कौन है? मेरे कुछ अपने तरीके हैं सर, मैं अभी बयान नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जा सकते हो। कमिश्नर की आज्ञा मिलते ही इंस्पेक्टर मनोज वहां से निकल पड़ा। और लेकिन इंस्पेक्टर मनोज जैसे ही पुलिस मुख्यालय के बाहर आया, हवलदार वीर बहादुर ने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा सर। जानकर रहूंगा कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं सिर्फ अपराध करने वालों से नाराज होता हूँ। तुमसे कोई नरा अपराध किया है? मेरा अपराध सिर्फ यही है सर, मैं लुटेरे को पकड़ने में आपके साथ गोदाम में दाखिल नहीं हुआ। कौन लुटेरे? इतना भी भूल गए सर, मैं उन्हीं बैंक लुटेरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आपकी जान से मार डालने की कोशिश की थी। उन शैतानों ने आपका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। इधर हवलदार इंस्पेक्टर की हत्या का आंखों देखा हाल बयान कर रहा था, उधर इंस्पेक्टर मानस पटल पर लुटेरे की
कार्रवाई का दृश्य सचित्र उभरता चला गया। फिर अपनी बात समाप्त करते हुए हवलदार कथित शब्द में बोला, आपने हत्यारे आज तक नहीं पकड़े जा सके सर। या उन्हें अपराध करना छोड़ दिया या फिर वे शहर छोड़कर भाग गए। जहां भी हो कानून के मुजरिम हैं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगा। मैं उनसे उनसे हर एक की शक्ल पहचानता हूँ। नहीं, यह काम मेरा है, मैं पूरा करूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज आगे बढ़ गए। हवलदार सोच में ने सोचा, शायद साहब अभी मुझे से नाराज है। फिर हवलदार मनोज का पीछे चल दिया। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, देखता हूँ कब तक आप मुझसे नाराज रहते हैं। थोड़ी देर बाद हवलदार मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर मनोज की जीप का पीछा कर रहा था। उधर अमृतपाल को जब यह पता लगा कि को प्रोफेसर कैलाश की हत्यारे को पकड़ने की जिम्मेवारी इंस्पेक्टर मनोज को सौंपी गई, तो वह उसी रात खास गुर्गो को उसके साथियों को अपने निवास पर बुलाया और बोला, हालांकि दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इंस्पेक्टर मनोज हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। हमारा धंधा चौपट हो गया है। जान बचाने की खातिर चूहे कितने बिल में छिप कर रहना पड़ रहा है। तुम जानते हो इंस्पेक्टर मनोज पर मैंने बरसाई थी, मगर मैं उसके हाथ आ गया तो वह मेरा कचूमर निकाल देगा। प्रोफेसर कैलाश उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो प्रोफेसर कैलाश भी हमारी मदद कर सकता है। प्रोफेसर कैलाश को मैंने खत्म कर दिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया सेठ। बेकार की बात छोड़ो और इंस्पेक्टर मनोज की सोचो। उसने हाथ हमारी गर्दन तक कभी भी पहुंच सकते हैं। यानी तुम चाहते हो कि हम इंस्पेक्टर से टकराएं? यह तो वही बात हो गई, आप एल मुझे मार। घबराओ नहीं, तुम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। मैंने उसकी मौत का सामान तैयार कर रखा है। क्या मतलब? आओ मेरे साथ, सब समझ जाओगे। तत्पश्चात अमृतपाल शिंदे और उसके साथियों को दूसरे कमरे में ले गया। मेज पर रखे एक विचित्र गन की ओर इशारा करते हुए बोला, यह गन इंस्पेक्टर मनोज को पलक झपकते ही धरती से गायब कर देगी। बस जरूरत है मौके और सावधानी की। सुना है इंस्पेक्टर मनोज पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, उसका जिस्म फौलाद का बना है। यह गोलियां नहीं आग उगलती है, ऐसी आग जो लोहे को जलाकर राख कर सकती है। सेठ असलियत आंखों आंखें से देखे बिना तुम्हारी बात कैसे भरोसा कर ले। सिंधे की बात सुनकर अमृतपाल ने गन उठा ली और कमरे में मौजूद लोहे की अलमारी को निशाने पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। पलक झपकते ही आग की लपट अलमारी से टकराई। दूसरे ही पल अलमारी अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। ओह, देखो इस गन का कमाल। मान गए सेठ, अब इंस्पेक्टर मनोज का काम तमाम ही हुआ समझो। गुड। इंस्पेक्टर मनोज की खत्म होते ही हम अपने निश्चित हम हम सब निश्चित हो जाएंगे और अपना धंधा शुरू करेंगे। इसलिए यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाना चाहिए, समझ गए सेठ। अब इंस्पेक्टर मनोज हमें नहीं ढूंढेगा, हम उसे ढूंढेंगे। उसी रात अमृतपाल के निवास से लौटते ही शिंदे ने कार पेट्रोल पंप पर रोकने का आदेश दिया। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर शंकर ने जैसे ही कार रोकी, जुबेर और जॉन कार से उतर पड़े। तभी शिंदे बोला, टंकी फुल करो, पता नहीं कितना भटकना पड़े ओके बॉस। लेकिन
उपस्थित कर्मचारी नजरअंदाज कर जुबेर स्वयं ही पेट्रोल भरने लगा। जब जुबेर पेट्रोल भर चुका था कर्मचारी ने पैसे मांग किए। साहब पैसे। साले हमसे पैसे मांगता है, जानता नहीं हम कौन है, बचाओ। फिर जान कर्मचारी को जमीन पर धकेलता हुआ गुर्राया, अब हम पैसे तुम लोगों से वसूल करेंगे। इतना कह जुबेर उनके साथ बैठे कैबिन की तरफ बढ़ गई। उधर कैबिन में बैठे कैशियर के ने गुंडों को अपने आदमी को मारपीट करते देखा तो फौरन पुलिस स्टेशन सूचना भेज दी। उन्होंने पास रिवॉल्वर भी है साहब, वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, प्लीज मदद के लिए तुरंत कुछ कीजिए। पुलिस को सूचना दे कैशियर ने क्रेडिट पर रखा और हाथ जान और जुबेर अंदर आ धमकी, खबरदार जितना कैसे निकल कर हमारे हवाले कर दो। मैं समझा नहीं साहब, गोली भेजे में जाएगी तो खुद समझ जाएगा साले। नहीं नहीं साहब, गोली मत चलाना, मैं कह देता हूँ। अब आए ना साले, साले के भेजे में बात। उधर इंस्पेक्टर मनोज जैसे ही घटनास्थल के निकट अपनी जीप का रुख निर्देशक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही मिनटों बाद पेट्रोल पंप पर इंस्पेक्टर मनोज की जीप से उतरा तो उसकी नज़र जॉन और जुबेर पर टिकी। हमसे पेट्रोल के पैसे मांग रहा था, ओह तो ये है बदमाश। उधर कार में बैठे शिंदे और उसके साथियों की नज़र इंस्पेक्टर मनोज पर पड़ी चुकी थी। बस हमारा शिकार खुद ब खुद हमारे पास आ गया, खामोश, उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए। कार में हलचल से बेखबर इंस्पेक्टर लंबे लंबे डंक भरता हुआ अचानक जान और जुबेर के सामने खड़ा हुआ। मैं तुमसे पेट्रोल पंप लूटने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। वो इंस्पेक्टर मनोज, शूट हिम। दूसरे ही पल जुबेर ने इंस्पेक्टर मनोज पर गोली चला दी। जब जॉन और जुबेर इंस्पेक्टर मनोज पर गोलियों का कोई प्रभाव न होता देख तो वह पलट कर पीछे भागे। ज्यादा दूर न भाग सके, कहाँ जाते बदमाशों। और जॉन और जुबेर को खतरे में देख शिंदे तेजी से कार की ओर इंस्पेक्टर मनोज को निशाने पर लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले ही मौका पाकर शिंदे फायर करता अचानक हवलदार बहादुर ने उस पर टूट पड़ा। साले धोखे से वार करता है। और हवलदार शिंदे से गुथा देख दाढ़ी वाला नीचे उतरा और माइक पर पड़ी गन पर झपटा। जब तक इंस्पेक्टर मनोज का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं हो चुका था। खतरा भागते इंस्पेक्टर मनोज ने जॉन को हवा में उछाल दिया और इससे पहले दाढ़ी वाला का हाथ गन तक पहुंच पाता जॉन का शरीर उससे टकराया। लेकिन ठीक उसी पल शिंदे ने अपने हवलदार को अपने से दूर फेंकने में सफल हो गया और अगले ही पल हाथ में गन थी। शिंदे ने आव देखा ताव इंस्पेक्टर मनोज को निशाना लेकर ट्रैगर किया, लेकिन इंस्पेक्टर मनोज सतर्क था। कुछ क्षणों में जुबेर का शरीर राख के ढेर में तब्दील हो गया। उधर खतरा बाप जॉन और दाढ़ी वाला कार में पहुंचकर चिल्लाए, कार भगाओ वरना हम मारे जाएंगे। बौखलाहट में शंकर ने कार दौड़ा दी। कार कैबिन में बैठे कैशियर ने दो गुंडे को अपने आदमियों से पिटते देख मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं हवलदार, अगर यह मर गया तो प्रोफेसर कैलाश की हत्यारे का राज ही रह जाएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज आगे बढ़ा और उसने शिंदे की गिरेबान को थाम लिया और हाथ ऊपर उठाते हुए गुर्राया, अब बोल तूने प्रोफेसर कैलाश की हत्या क्यों की?
नहीं नहीं, प्रोफेसर की हत्या मैंने नहीं, सेठ अमृतपाल ने की है। कौन सेठ अमृतपाल? उसकी उसकी प्रोफेसर से क्या दुश्मनी थी? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले मुझे नीचे उतारो। और फिर इंस्पेक्टर मनोज ने सिंधे को जैसे ही जमीन पर उतारा, वह टेप रिकॉर्ड की क्रिया शुरू हो गया। अमृतपाल अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है, हम तो उसके गैरकानूनी धंधे पर हाथ बटाते हैं। आप दौलत हम बटोरते हैं, वह तिजोरी में भरता है। वह प्रोफेसर कैलाश का फार्मूले की मदद से तुम जैसा रोबोट तैयार कर उसे अपने गैरकानूनी धंधे में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन अब प्रोफेसर राजी न हुआ तो अमृतपाल ने उसकी हत्या कर फार्मूला प्राप्त कर लिया। सब कुछ हो जाने के बाद इंस्पेक्टर मनोज सिंधे हवलदार वीर बहादुर के हवाले करता हुआ बोला, तुम इसे थाने ले जाओ, मैं अमृतपाल की खबर लेता हूँ। यस सर। अमृतपाल के निवास स्थान पर इंस्पेक्टर मनोज सोते हुए अमृतपाल की गिरबान थाम कर गुर्रा उठा। बहुत सोलिए सेठ, अब जेल की चक्की पीसने का तैयार हो जाओ। तुम इंस्पेक्टर मनोज, मैं तुम्हें प्रोफेसर कैलाश की हत्या और मेरी हत्या करवाने की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। मुझे गिरफ्तार करने से पहले मुझे पर लगाए इल्ज़ाम साबित करने के लिए सबूत जुटाने होंगे। इंस्पेक्टर, तुम पर जुर्म साबित करने के लिए मुझे सिंधे की गवाही काफ़ी है। सेठ अमृतपाल सिंधे? हाँ, वह इस समय पुलिस हिरासत में है, अपने सारे जुर्म कबूल कर चुका है। अब तुम्हें और कुछ कहना है? हाँ। तत्पल तत्पश्चात अमृतपाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। फिर अमृतपाल ने तिजोरी से प्रोफेसर कैलाश का फार्मूला बरामद कर इंस्पेक्टर मनोज अमृतपाल को हिरासत में ले कर वहां से चल पड़ा। जब इंस्पेक्टर मनोज थाने पहुंचा तो कमिश्नर शमशेर पहले ही वहां मौजूद थे। इंस्पेक्टर मनोज ने फार्मूला कमिश्नर साहब के सुपुर्द कर भाव विभोर होकर बोले, इंस्पेक्टर विनोद, तुम्हारे कातिलों की टोली का सफाया कर पुलिस विभाग पर बड़ा उपकार किया, हमें तुम पर नाज है, शुक्र मनाइए। सर, मुझे खुशी है कि मैं सौंपी गई जिम्मेवारी निभा सका। अब मुझे इजाज़त दीजिए। कमिश्नर साहब से विदा लेकर जैसे ही इंस्पेक्टर मनोज थाने से बाहर आया, हवलदार बहादुर ने उसका रास्ता रोकते हुए बोला, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सेटअप, हट जाओ मेरे सामने से। हरगिज नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर मनोज ने भरपूर थप्पड़ हवलदार के गाल पर रसीद किया और पीड़ा पीड़ा कारण हवलदार चीख कर उठकर बैठ गया। सर, आखिर थप्पड़ के जादू ने तुम्हें होश में ला दिया? और फिर इंस्पेक्टर मनोज की नज़र पड़ते ही हवलदार उछल कर खड़ा होकर बोला, सर आप अपनी पोशाक में? अरे, आपके हाथ पैर तो बिल्कुल सलामत है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? मेरे हाथ पैरों का क्या हुआ? लेकिन लेकिन वो लुटेरे लुटेरे पकड़े जा चुके हैं, माल भी बरामद हो चुका गया। अगर मैं अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो वे लुटेरे तुम्हारा काम तमाम कर देता। अब समय बर्बाद मत करो और बाहर पुलिस फार्स हमारा इंतजार कर रही है, लेट्स गो। यस सर। हवलदार फिर हवलदार मनोज के पीछे चल पड़ा। लेकिन चलते चलते वह सोच रहा था, तो क्या मैं जो कुछ देख रहा था मेरी सुस्त इंद्रियों का भ्रम था? समाप्त दोस्तों।